हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको आहार विज्ञान एवं पोषण में आपका अगला अध्याय वसा लिपिड यानी फैट, वसा को फैट भी कहा जाता है, लिपिड दोनों का एक ही नाम है। तो वसा क्या होता है? जो चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं उन्हें वसा कहते हैं। जो चिकनाई होती है जैसे आपका घी है, तेल है, वनस्पति घी है, ये आपकी वसा की श्रेणी में आते हैं। तो वसा क्या है? वसा एक कार्बनिक यौगिक है, यानी तो कैसा है वसा का? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये आपके ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। जो आपका जो वसा होता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये आपके ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। यानी जो वसा कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना होता है, जो कार्बनिक यौगिक आपका ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण है। यानी ग्लिसरीन प्लस फैटी एसिड का मिक्सचर ही कार्बनिक यौगिक का वसा होता है। इसका जो रासायनिक संगठन होता है, वसा में भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसमें जो रासायनिक संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है, लेकिन जिसका ये अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। जो वसीय पदार्थ होते हैं इनमें ऊर्जा कैलोरी अधिक होती है। इनमें जो ऊर्जा की कैलोरी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भी अधिक होती है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसीय पदार्थों से ही मिलती है। जब 1 ग्राम वसा को प्रज्वलित करते हैं तो 9 किलो कैलोरी, कितनी? 9 कैलोरी ऊर्जा में प्राप्त होती है। जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से और 1 ग्राम कार्बो से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तय हम कह सकते हैं कि वसीय पदार्थों से सबसे अधिक कैलोरी हमें प्राप्त होती है, यानी 9 कैलोरी। सबसे अधिक ऊर्जावान कौन से पदार्थ होते हैं? हमारे वसीय पदार्थ। तो आपका जो लिपिड है, लिपिड वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। क्या होते हैं? जो लिपिड होता है आपका वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। उदाहरण के लिए वसा अम्ल, फैटी एसिड, वसा तेल, स्टीरॉल, जो आपके लिपिड की श्रेणी में आते हैं। जब वसा का पाचन होता है, तो वसा के पाचन के बाद 1 अणु ग्लिसरॉल का तथा 3 अणु वसीय अम्ल के होते हैं। तो इस प्रकार वसा का पाचन होता है, ग्लिसरॉल का 1 अणु और वसीय अम्ल का 3 अणु। तो ग्लिसरॉल होता क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्लिसरॉल में जो ग्लिसरॉल होता है आपका एक तरह का एल्कोहल ही होता है। इसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं। इसका एल्कोहल मुक्त होकर 3 वसीय अम्ल जुड़ जाता है। यह खाए जाने वाले सभी उपयुक्त पदार्थों में पाया जाता है। तो वसीय अम्ल का जो फॉर्मूला होता है आपका, इसको ग्लिसरॉल कहा जाता है। तो इसमें आपके कार्बन के 3 अणु, 1 2 3, तो कार्बन के आपके 3 अणु होते हैं। इस तरह से जो OH होता है आपका एल्कोहल, तो हम कह सकते हैं जो आपका ग्लिसरॉल होता है आपका एक प्रकार का एल्कोहल होता है। जो वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्लों में कार्बन की श्रृंखला होती है। इसमें कार्बन की श्रृंखला में 4 से 22 तक होती है। इसका मुख्य कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अणुओं की जुड़ने की स्थिति। जिस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है, चेन बनती है कार्बन की, कार्बन कार्बन कार्बन, इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़ने की स्थिति में अंतर होने से वसीय अम्लों के स्वरूप, गुण, स्वाद, उनकी सुगंध में भी काफी परिवर्तन होता है। तो जो वसीय अम्ल होते हैं हमारे, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त वसीय अम्ल, दूसरा है असंतृप्त वसीय अम्ल, यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आपको बताएंगे संतृप्त
बसीय अम्ल। तो संतृप्त बसीय अम्ल होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं? अब आपका संतृप्त बसीय अम्ल। सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो संतृप्त बसीय अम्ल होते हैं इनमें कौन कौन से एसिड आते हैं? तो पहला एसिड आपका ब्यूटारिक अम्ल। क्या है आपका? ब्यूटारिक अम्ल। जो ब्यूटारिक अम्ल होता है इस संतृप्त बसीय अम्ल का महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। तो ये आपका जो ब्यूटारिक अम्ल होता है ये आपके मक्खन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मक्खन में। आपने देखा हो मक्खन में अलग तरह की सुगंध महक आती है, तो वो किस एसिड के कारण आती है? आपके ब्यूटारिक अम्ल के कारण ही यह महक आती है। इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो CH3 CH2 CH2 इसमें कार्बन के 1 2 3 4 इसमें कार्बन के अणु हैं जो श्रृंखला ग्रुप में चेन ग्रुप में हाइड्रोजन अणुओं से जुड़े हुए हैं। तो आपका ये ब्यूटारिक अम्ल का फॉर्मूला है जो मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैप्रिलिक अम्ल। क्या है? कैप्रिलिक अम्ल। एक कैप्रिलिक अम्ल होता है ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण है। कैप्रिलिक अम्ल, जो कैप्रिलिक अम्ल होता है ये आपके मक्खन व नारियल में पाया जाता है। किसमें? मक्खन व नारियल। जो कोकोनट होता है हमारा, बटर और कोकोनट दोनों में ही पाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है CH3 CH2। तो CH2 इसमें 8 मॉलिक्यूल होते हैं इसके COOH। ये आपका कैप्रिलिक अम्ल का फॉर्मूला है जो संतृप्त फैटी एसिड है आपका। अब है आपका पामीटिक अम्ल। पामीटिक अम्ल, जो आपका जो पामीटिक अम्ल है ये आपके वनस्पति तेलों में पाया जाता है। इसमें वनस्पति तेलों में, जो पेड़ पौधों से प्राप्त तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, उनमें आपका जो पामीटिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नारियल तेल है आपका CH3 CH2 14, ये आपके पामीटिक अम्ल का फॉर्मूला है। इसी प्रकार आपका स्टीयरिक अम्ल, जो स्टीयरिक अम्ल होता है ये आपकी प्राणी वनस्पति पाया जाता है। किसमें? प्राणी वनस्पति। जो स्टीयरिक अम्ल होता है आपका इसमें भी तो आपके जो संतृप्त बसीय अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके उदाहरण आपका ब्यूटारिक अम्ल जो मक्खन में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 COOH। कैप्रिलिक अम्ल मक्खन व नारियल में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 की 8 मॉलिक्यूल COOH। ये आपका कार्बोलिक ग्रुप होता है जो इसको अम्लीयता प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका पामीटिक अम्ल जो वनस्पति तेलों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका स्टीयरिक अम्ल जो प्राणी वनस्पति तेलों में पाया जाता है। तो इनको फॉर्मूला को हम चेन के रूप में भी लिख सकते हैं।
जैसे आपका CH3 CH2 COOH है, तो इसमें तो आपका CH3 हो गया। इसके बाद CH2 एक H इधर लो, एक H इधर लो। इसी प्रकार श्रृंखला को हम बढ़ाते हुए चलते हैं। अंत में COOH। इस श्रृंखला को हम विवर्त संरचना में भी कर सकते हैं। तो ये आपके संतृप्त बसीय अम्ल के उदाहरण हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा मक्खन, जो मक्खन में जो ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, कुछ दिनों बाद खराब होने में स्मेल आने लगती है, तो वह आपके ब्यूटारिक एसिड के कारण ही आने लगती है। अब पढ़ेंगे हम असंतृप्त बसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम आपको वसा के अंतर्गत बताएंगे असंतृप्त बसीय अम्ल, यानी इसमें जो कार्बन के अणु होते हैं उनमें असमानता पाई जाती है। संतृप्त के अंतर्गत आपको कैप्रिलिन, ब्यूटारिक अम्ल, पामीटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल के बारे में बता चुके हैं। अब आता है आपका असंतृप्त बसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसके अंतर्गत किस किस के उदाहरण आते हैं, वे कितने प्रकार का होता है। जो असंतृप्त बसीय अम्ल होता है, ये आपके दो प्रकार का होता है। पहला है आपका मोनो असंतृप्त बसीय अम्ल और दूसरा है आपका पॉली असंतृप्त बसीय अम्ल। इसमें जो अणु होते हैं उनकी संख्या एक से अधिक पाई जाती है। तो मोनो असंतृप्त बसीय अम्ल के अंतर्गत इसमें जो बॉन्ड बनता है कार्बन हाइड्रोजन के मध्य में, डबल बॉन्ड बनता है, यानी इस तरह से डबल बॉन्ड ग्रुप में पाए जाते हैं। इसमें पहला उदाहरण है आपका ऑलिक अम्ल। जो ऑलिक अम्ल होता है, ऑलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C18। C का मतलब कार्बन के 18 अणु, हाइड्रोजन के 34 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु। तो कार्बन के 18 अणु, ऑक्सीजन के 34 अणु, हाइड्रोजन के 34 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर ऑलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका पाल्मिटोलिक अम्ल। जो पाल्मिटोलिक अम्ल होता है, इसमें कार्बन के 16 अणु, हाइड्रोजन के 30 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, ये तीनों अणु मिलकर पाल्मिटोलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये आपके मोनो असंतृप्त बसीय अम्ल के उदाहरण हैं, ऑलिक अम्ल और पॉल्मिटोलिक अम्ल। अब आता है आपका पॉली असंतृप्त बसीय अम्ल। पॉली असंतृप्त बसीय अम्ल होते हैं, इसमें आपका पहला उदाहरण है लिनोलिक अम्ल। जो ऑलिक अम्ल और लिनोलिक अम्ल दोनों ही हमारे जो बसीय पदार्थ होते हैं, चिकनायुक्त पदार्थ होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो इसका कार्बन के 18 अणु, हाइड्रोजन के 32 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, इस तरह से लिनोलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इलियोस्टिक अम्ल, इसमें कार्बन के 18 अणु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 30 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, इसमें ऑक्सीजन के दो अणु सब में पाए जा रहे हैं, लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन है, इनके अणुओं की भिन्नता में असमानता पाई जाती है। एराकिडोनिक अम्ल, इसमें कार्बन के 20, हाइड्रोजन के 32, ऑक्सीजन के 2 अणु, सब में मोनो में था, पाली में। ऑक्सीजन के अणु तो समान है, ऑक्सीजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन के अणु है, इनमें काफी असमानता पाई जाती है, इसलिए इन्हें असंतृप्त बसीय अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। अब आता है आपका वसा की विशेषताएं। वसा या लिपिड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये देखने में कैसे होते हैं। जो वसा यानी चिकनायुक्त पदार्थ होते हैं, ये पानी में अघुलनशील होते हैं। आपने कभी तेल और घी को डाला होगा, ये पानी में नहीं घुलती हैं, ये उनकी सतह पर, सरफेस लेवल पर तैरते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं वसा एवं लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं?
अघुलनशील, यानी जल में विलय नहीं होते हैं। ये ईथर है, पेट्रोलियम है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है आदि में घुलनशील होते हैं। जो बसा की प्रकृति कैसी होती है, यानी इनका स्वाद कैसा होता है, देखने में कैसे लगते हैं। तो बसा की प्रकृति स्वाद, सुगंध, कार्बन की श्रृंखला पर, लंबाई पर निर्भर करते हैं। अभी आपको बताया था इसमें कार्बन CH2, CH2, COOH, तो ये कार्बन की श्रृंखला बन जाती है। कार्बन की चेन बनती है। तो इनकी जो श्रृंखला होती है कार्बन की श्रृंखला पर, इनकी लंबाई पर, इन पर निर्भर करती है। कुछ समय बाद जो चिकनायुक्त पदार्थ होते हैं उन्हें खुले में रखने पर एक खराब होने लगते हैं, क्योंकि जो बाहर की जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके इनमें एक अलग तरह की स्मेल, बदबू आने लगती है। सामान्य तापक्रम पर 20 डिग्री सेल्सियस पर बसीय पदार्थ जम जाते हैं, उन्हें बसा कहते हैं। द्रव्य रूप में रहते हैं, उन्हें तेल कहते हैं। आपने देखा हो जो बसा होते हैं अक्सर जम जाते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर। जो तेल होते हैं वो आपके द्रव्य रूप में होते हैं, जैसे आपका सरसों का तेल है द्रव्य रूप में रहता है, आपका जो वनस्पति घी है वो आपका जमने लगता है। अतः हम कह सकते हैं इस तापक्रम की निर्भरता पर भी होते हैं। बसाया तेल को अधिक गर्म करने पर अपनी सबसे सरलतम इकाई, अब बसाया तेल को गर्म करते हैं, सरलतम इकाई ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ग्लिसरॉल का आपको बताया था इसमें कार्बन के 3 अणु होते हैं, इसका जो मुख्य समूह होता है एल्कोहल का होता है। तीव्र गंध वाला इसमें एक्रोलीन पदार्थ बनता है। आपने देखा होगा जब आप रिफाइंड तेल या किसी बसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसमें अलग तरह की खुशबू आने लगती है, अलग तरह की महक आने लगती है, कभी कभी तीव्र गंध आने लगती है। वो गंध आपकी एक्रोलीन के कारण होती है। किसके कारण? एक्रोलीन के कारण। बसा को गर्म करने पर तेज धुआं निकलता है, इसका कारण है एक्रोलीन ही होता है। यह पाचन क्रिया में गड़बड़ उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा चिकनायुक्त पदार्थ खाते हैं तो हमारे पाचन में काफी कठिनाई होती है, इससे कभी कभी अपच भी होने लगती है। सोयाबीन के तेल, बिनोले का तेल, सरसों के तेल में जो सोयाबीन का तेल होता है, बिनोले का तेल होता है, इनमें लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। जैतून के तेल में ऑलिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री जीवों से प्राप्त बसा अधिक कठोर होती है। वनस्पति बसा में नारियल के तेल ठोस रूप में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो लिनोलिक अम्ल होता है आपके सोयाबीन, बिनोले के तेल में पाया जाता है। अब इसमें आता है हाइड्रोजनीकरण। क्या होता है हाइड्रोजनीकरण? इस क्रिया द्वारा जो असंतृप्त बसी अम्ल, ये क्या हमारे असंतृप्त बसी अम्लों में बदला जाता है। जो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के अंतर्गत असंतृप्त किसे माना जाता है? सैचुरेटेड जो असंतृप्त बसी अम्ल है आपके संतृप्त बसी अम्ल में बदल जाते हैं। इसी क्रिया द्वारा जो तेल हमारे तैयार किए जाते हैं। अब आता है आपका साबुनीकरण, सॉफ्टनिफिकेशन। इस क्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया में बसा को क्षारीय पदार्थों की प्रतिक्रिया कराई जाती है तथा साबुन का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं जो बसा होती है हाइड्रोजनीकरण के साथ साथ इसका प्रयोग साबुनीकरण में भी किया जाता है। अब आता है आपके बसा के कार्य। बसा के कौन कौन से कार्य होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं? पहले आपको बताया था ऊर्जा प्रदान करने में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? हमें बसीय पदार्थों से, यानी 1 ग्राम बसा से 9 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ऊर्जा प्रदान करने में, शरीर में ऊर्जा का संग्रह करने में, शरीर के जो कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने, हमारे शरीर में जो अंदर कोमल अंग होते हैं जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, इनके ऊपर जो आंतरिक अंग होते हैं इनके ऊपर बसा की एक कोमल लेयर होती है जो हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, यकृत है, अग्नाशय आदि की रक्षा के लिए बसा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है।
शरीर के तापक्रम को नियमित रखने में, प्रोटीन की बचत में, वसा के घुलनशील विटामिन स्रोत में। अतः हम कह सकते हैं जो शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए वसा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। विटामिनों के अवशोषण में, आमाशय में पाचन रस के स्त्राव को कम करने में, त्वचा को चिकना, कांतिमय, स्वस्थ बनाए रखने में। जिनकी त्वचा खुरदरी फटी हुई होती है तो उन्हें वसीयुक्त जो चिकनायुक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, यानी उनके लिए जो लिनोलिक अम्ल है, कौन सा है, लिनोलिक अम्ल का सेवन करना चाहिए। इससे त्वचा सुंदर एवं कांतिमय होती है। पाचन नली के स्नेहक रूप में जिस तरह की मशीन होती है, मशीन में जो घर्षण को कम करने के लिए ऑयल डाला जाता है, उसी प्रकार शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें चिकनायुक्त पदार्थ लेना चाहिए। ये हमारी जो अस्थियां होती, हड्डियां होती हैं, उनके अंदर एक स्नेहक का कार्य करता है। फास्फोलिपिड के संश्लेषण में, ग्लैक्टोज की उपयोगिता बढ़ाने में, तो ये आपके वसा के कार्य होते हैं। और वसा की कमियां क्या होती हैं, इनकी कमी से कौन कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। वसा की कमी से आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी पाई जाती है, जिससे शरीर सामान्य वृद्धि एवं विकास रुकने लगता है। वसीय अम्ल ऊतकों एवं कोशिकाओं में वृद्धि रुक जाती है तथा इससे बच्चों में कई प्रकार के रोग होने लगते हैं। दात्री माता होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए वसीय पदार्थों का होना अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं जब वसा की कमी होती शरीर में तो त्वचा सूखी एवं खुरदरी हो जाती है, जिससे कई प्रकार की रोग होने लगते हैं। अगर हम ज़्यादा वसा का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा चिकनायुक्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं, इससे मोटापा बढ़ना है, मोटापे के साथ साथ मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, गुर्दे से संबंधित परेशानी होने लगती है। इसलिए हमें इसको एक संतुलित आहार के रूप में भोजन में ग्रहण करना चाहिए।